अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारी गुफ्तगू रेडिएशन डिटेक्टर्स में ही एक नई किस्म के डिटेक्टर पे होने वाली है। आज हम बात करेंगे गीगर मुलर काउंटर क्या है, जिसे जीएम काउंटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जीएम काउंटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएम काउंटर में कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस जीएम काउंटर में जो होने वाले प्रोसेसेस हैं वो कुछ सिंपल नहीं है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली इस जीएम काउंटर में चल रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आज ही का नहीं बल्कि आने वाले 2-3 लेक्चर्स इसी जीएम काउंटर पर मुश्तमिल होंगे। तो बगैर किसी ताखीर के फिर चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ इस टॉपिक को समझने के लिए। ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर पे बात करते हैं। आप इससे पहले जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ चुके हैं। वो भी एक रेडिएशन डिटेक्टर है। उसमें भी हमने रेडिएशंस को विजुअली ऑब्जर्व किया था। इसी तरह से गीगर मुलर काउंटर जीएम काउंटर, ये भी एक रेडिएशन डिटेक्टर है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसके नाम के साथ काउंटर लग रहा है। इसे काउंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम आने वाली रेडिएशंस को काउंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में आपने रेडिएशन के पाथ को, ट्रैक को क्लाउड की सूरत में देखा था, ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर आप रेडिएशंस को ऑब्जर्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आने वाली रेडिएशन को काउंट जरूर कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे गीगर मुलर काउंटर क्यों कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, इसे गीगर मुलर काउंटर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज डिजाइन्ड बाय 2 साइंटिस्ट्स। इसे 2 साइंसदानों ने डिजाइन किया था, गीगर और मुलर ने। स्टूडेंट्स, ये जो गीगर मुलर काउंटर है, सवाल ये पैदा होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस कानून के तहत काम करता है। तो चलिए जी इसका फिर प्रिंसिपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस तीनों एक दूसरे से सिर्फ आयनाइजेशन के एतबार से मुख्तलिफ हैं। क्योंकि हम तीनों को देख तो सकते नहीं हैं कि हम देख के कह दें कि ये अल्फा है, ये बीटा है या ये गैमा रे है। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से फिजिकल एतबार से आयनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में मुख्तलिफ है। यानी कि अगर किसी मीडियम में आयनाइजेशन की बात की जाए तो अल्फा सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज करती है, फिर उसके बाद बीटा और फिर गैमा। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है वो चूंकि आयनाइजेशन का है, तो आयनाइजेशन के एतबार से ही तीनों को डिटेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर भी गीगर मुलर काउंटर में भी हम अल्फा, बीटा और गैमा की डिटेक्शन के लिए इनकी आयनाइजेशन ही को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल रेडिएशंस, तमाम की तमाम रेडिएशंस आर डिटेक्टेड ऑन द basis of आयोनाइजेशन। ये तमाम के तमाम रेडिएशंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स आयनाइजेशन के एतबार से मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा इन्हें डिटेक्ट भी आयनाइजेशन ही की मदद से किया जा सकता है। तो यही इसका प्रिंसिपल भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गीगर मुलर काउंटर काम कैसे करता है। गीगर मुलर काउंटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि गीगर मुलर काउंटर में पार्ट्स कौन कौन से हैं, पुर्जे कौन कौन से हैं। जब आप गीगर मुलर काउंटर के पुर्जों के पार्ट्स के फंक्शन को समझ जाएंगे तो आपके लिए गीगर मुलर काउंटर की वर्किंग भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए फिर समझते हैं कि ये है क्या। डियर स्टूडेंट्स, ये जो गीगर मुलर काउंटर है, इट्स लाइक अ ट्यूब। इस ट्यूब के एक तरफ 2 इलेक्ट्रोड्स बाहर आई हुई हैं, जैसे कि एक स्विच से 2 लेग्स बाहर आई होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स बाहर आई होती हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए। इसी तरह इस ट्यूब के एक तरफ 2 इलेक्ट्रोड्स बाहर आई हुई हैं। इन इलेक्ट्रोड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अप्लाई किया जाता है, ये 2 बहुत अहम सवाल हैं। जो दूसरा सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अप्लाई किया जाता है, उसका जवाब पहले सुन लें। उसका जवाब डियर स्टूडेंट्स ये है, इस पोटेंशियल डिफरेंस से कि जो ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, एक कैथोड और एक एनोड।
डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूब के जो अंदर रिम है, यानी जो ट्यूब की इंटरनल कर्व्ड सरफेस है, वो कैथोड है, और जो ट्यूब के सेंटर में आप एक स्टिफ वायर जाती हुई देख रहे हैं, ये एनोड है। इसका फायदा क्या है? स्टूडेंट्स, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव एनोड पे आएगा, नेगेटिव कैथोड पे आएगा। फायदा ये होगा कि जो इस ट्यूब में आगे जाके हम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के बाद इस सारी की सारी ट्यूब की इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए, आयंस को रिमूव करने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे वो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैथोड पे आ जाएंगे पॉजिटिव आयंस, एनोड पे नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिससे दोबारा सारी की सारी जीएम काउंटर की जो एनवायरनमेंट है, जो गैशियस एनवायरनमेंट है, वो आयनाइज्ड स्टेट से दोबारा न्यूट्रल स्टेट में चली जाएगी। सो एक वजह तो ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे 400 to 450 वोल्ट्स लिखा हुआ है, ये हमेशा इतने होंगे या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। सो से जो वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये डिपेंड करता है कि इस जीएम काउंटर के अंदर गैस कौन से फिल की जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें प्रिंसिपल गैस फिल की जाती है वो कौन सी है? स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रिंसिपल गैस फिल की जाती है वो आमतौर पे नियॉन है। सो नियॉन गैस इज फिल्ड, और नियॉन गैस के लिए ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 से 450 वोल्ट्स तक का होता है। सो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है फॉर नियॉन, दे केप्ट बिटवीन 400 to 450 वोल्ट्स। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये 400 से 450 वोल्ट सेट किए जाते हैं। देखिए, सवालात अगर आपके जहन में उठ रहे हैं तो सवालात बेहतरीन निशानी है आपके क्यूरियस जहन की, कि आप तजस्सुस पुरतजस्सुस जहन रखते हैं। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर, हमने नियॉन ही के लिए 450 to 400 वोल्ट्स का पोटेंशियल क्यों सेट किया, यानी किसी गैस के लिए जो हम पोटेंशियल सेट करेंगे इस जीएम काउंटर में, वो किस बुनियाद पर करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, बुनियाद बहुत सिंपल है। हम जो भी पोटेंशियल इस जीएम काउंटर पर सेट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात को मद्देनजर रखते हुए सेट करते हैं कि जो पोटेंशियल रखा जाए वो इस गैस को बगैर किसी रेडिएशन की ही आयनाइज ना करवा दे, वो इस गैस में डिस्चार्ज प्रोड्यूस ना कर दे, यानी कि ये गैस विदाउट द रेडिएशन खुद ब खुद अपने आयंस में डिसएसोसिएट ना हो जाए। जो गैस इसमें फिल की जाए उस पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, दैट शुड बी लेस देन द आयनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल सेट किया है वो इस तरह से सेट किया है कि नियॉन गैस इस चैम्बर में, इस जीएम काउंटर के अंदर जब आए और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही की एप्लीकेशन की वजह से वो आयनाइज ना हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला सवाल ये है कि जो प्रिंसिपल गैस हम फिल कर रहे हैं वो कितनी फिल की जाए। सो यहाँ पे इस गैस का प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो इस गैस का प्रेशर सेट करते हैं, दैट इज अप टू 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.1 ATM का प्रेशर सेट किया जाता। स्टूडेंट्स, ये चंद बातें मैंने आपको भी बताई कि इस जीएम काउंटर में जो रिम है, इनसाइड कर्व्ड सरफेस है, वो कैथोड है, जो सेंट्रल स्टिफ वायर है वो एनोड है, गैस फिल की जा रही है, नियॉन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 400 to 450 वोल्ट्स है, और जो प्रेशर गैस का लिया जा रहा है वो 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या इसमें सिर्फ नियॉन गैस से फिल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, नहीं, हम इसमें नियॉन गैस के अलावा भी एक और गैस फिल कर सकते हैं, एक और नोबल गैस फिल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इसमें आर्गॉन भी फिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें आर्गॉन फिल करेंगे तो आर्गॉन के लिए भी क्या हम जो पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 400 to 450 वोल्ट ही रखेंगे? तो जैसे कि मैं भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है गैस की आयनाइजेशन एनर्जी में। तो हम आर्गॉन के लिए 400 to 450 वोल्ट सेट नहीं करते। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यही बात, आर्गॉन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रिंसिपल गैस। So argon is also used as a
प्रिंसिपल गैस। सो इसके लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज फॉर आर्गॉन इज ऑलमोस्ट 1000 वोल्ट्स। आर्गॉन के लिए तकरीबन 1000 वोल्ट्स का पोटेंशियल सेट किया जाता है। आर्गॉन भी इस्तेमाल हो सकती है और आर्गॉन के लिए 1000 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया जाएगा। यानी कि अगर आप जीएम काउंटर को ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास एक ऐसा जीएम काउंटर है जिसमें आर्गॉन फिल हुई हुई, तो फिर आप ये वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आप 1000 वोल्ट्स या 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये रेडिएशन विंडो भी देख रहे हैं। रेडिएशन विंडो क्या है और रेडिएशन विंडो का क्या फ़ायदा है, ये यहाँ पे क्यों रखी जाती है? चलें जी, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज रेडिएशन विंडो? देखिए स्टूडेंट्स, रेडिएशन विंडो क्या काम करती है इसको समझ लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो अल्फा और बीटा रेडिएशन हैं इनकी पेनिट्रेशन एज कंपेयर टू गैमा रेडिएशन कम है। आपने पढ़ा था कि अल्फा रेडिएशन की पेनिट्रेशन तो इतनी कम है कि ये एक पीस ऑफ पेपर को मुश्किल से पेनिट्रेट करे, ये तो एक पीस ऑफ पेपर में भी स्टक कर जाए। और बीटा की पेनिट्रेशन थोड़ी सी अल्फा से बेटर है, ये पेपर को पेनिट्रेट कर सकती है और पेपर के बाद ही एल्यूमिनियम की शीट में भी किसी हद तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो गैमा की पेनिट्रेशन इन दोनों से बेहतर है। अब अगर आप स्टूडेंट्स इस जीएम काउंटर की बात करें तो इस जीएम काउंटर की ट्यूब में गैस फैल है और आप इस गैस के अंदर रेडिएशन को भेजेंगे तो ही रेडिएशन डिटेक्ट होगी। तो अगर तो आप इसे एक मेटल से बनाकर अगर सील कर दिया तो अल्फा और बीटा इसमें दाखिल ही नहीं हो पाएंगे। अल्फा और बीटा की पेनिट्रेशन तो बहुत कम है। अब अगर अल्फा और बीटा इस जीएम काउंटर में दाखिल ही ना हो पाए तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? डिटेक्शन नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए डियर स्टूडेंट्स? कैसे खुला रहने दिया जाए? अगर आप इसे खुला रहने देंगे तो जो आर्गॉन या नियॉन या जो भी आप प्रिंसिपल गैस इसमें फिल कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो तो लीक हो जाएगी, वो तो निकल जाएगी। सो लिहाजा इसे खुला भी नहीं रहने दिया जा सकता। तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसे कवर किया जाता है एक ऐसे मटेरियल के साथ जो इंतहाई थिन हो और उसमें से अल्फा और बीटा रेडिएशंस भी पास कर सकें। तो आमतौर पे दिस रेडिएशन विंडो इज मेड अप ऑफ माइका। ये माइका एक मिनरल है, एक ख़ास किस्म का मिनरल है, बहुत थिन ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें से अल्फा और बीटा रेडिएशंस इजीली पास कर दी जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस मिनरल में से अल्फा और बीटा रेडिएशंस इजीली पास हो सकती हैं, तो मैं फिर इस साइड को अल्फा या बीटा गुजारने के लिए माइका मिनरल से तैयार करता हूँ। और फिर डियर स्टूडेंट्स जब अल्फा और बीटा इसमें से अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं तो फिर ही वो डिटेक्ट हो पाती हैं। तो मैं बार बार अल्फा और बीटा कह रहा हूँ, तो सिर्फ अल्फा और बीटा ही इस रेडिएशन विंडो यानी कि माइका विंडो की मोहताज है। गैमा रेडिएशंस को इस चैम्बर में जाने के लिए, इस जीएम काउंटर में जाने के लिए इस माइका विंडो की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस केस में आप जानते हैं कि गैमा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है अल्फा और बीटा से। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, one side is sealed with mica window for the entrance of alpha and beta rays। तो अल्फा और बीटा रेस की एंट्रेंस के लिए हम जो है माइका विंडो से एक साइड को सील कर देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो ऐसे जीएम काउंटर्स हैं जिनमें आपने अल्फा और बीटा रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं करना, सिर्फ गैमा रेडिएशंस ही को डिटेक्ट करना है, उन्हें काउंट करना है, तो उसके लिए फिर आप इस साइड को किसी माइका मिनरल से ना भी कवर करें, मेटल से सील कर दें तो भी। चलिए जी, थोड़ा सा इसे एक और कदम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने सारी जो है वो डिस्कस कर दी है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम कैसे करेगी? तो बहुत सिंपल था, जिस तरह कि मैंने बताया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन। तो चलिए फिर ज़रा इसकी थोड़ी सी वर्किंग भी अंडरस्टैंड करें। पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ दिस जीएम काउंटर वर्क्स, ये जीएम काउंटर काम कैसे करता है। सपोज कर लीजिए कि इस वक्त आपने इसमें
नियॉन गैस को फिल किया हुआ। सो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ नियॉन गैस, जो कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इस पूरी की पूरी ट्यूब में यूनिफॉर्मली फिल्ड है। स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी रेडिएशन इस जीएम काउंटर में भेजेंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं कि दिस रेडिएशन विल आयनाइज द गैस इनसाइड द जीएम काउंटर। तो मिसाल के तौर पे आपने कैसी रेडिएशन भेजी है जो कि आयनाइजेशन की बादशाह है, यानी कि आपने अल्फा यानी हीलियम का न्यूक्लियस भेज दिया, पॉजिटिव 2 चार्ज वाला और मैसिव भी है। जैसे वो जीएम काउंटर में दाखिल होगा, वो लेट से इस पहले एटम ऑफ नियॉन को आयनाइज करता है। तो इस पहले एटम ऑफ नियॉन की आयनाइजेशन के बाद ये स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। जाहिर है ये अल्फा इसके इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स, दिस इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनोड। तो ये एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पर जाकर जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो डियर स्टूडेंट्स इसके कैप्चर होने से एक करंट डिटेक्ट होगा एनोड पे। अब उस करंट की इंटेंसिटी को देखते हुए हम ये गिन लेंगे कि ये एक रेडिएशन आके फॉल की है। एक बार करंट प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब है एक रेडिएशन आई है। बार बार जब करंट प्रोड्यूस होगा तो हम ये देखेंगे बार बार रेडिएशन आ रही हैं। इस तरह से जितनी बार यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा उससे हम ये काउंट कर लेंगे कि कितनी रेडिएशंस आकर इस जीएम काउंटर पे फॉल कर रही हैं। इसलिए हम इसे जीएम काउंटर कहते हैं, गीगर मुलर काउंटर कहते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ रेडिएशंस को काउंट कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ रेडिएशंस के साथ साथ ज़ाहिर है जो पीछे रेडियो एक्टिव सोर्स रखा जाएगा उसकी रेडियो एक्टिविटी को भी, रेडियो एक्टिव डिके रेट को भी कैलकुलेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर तो आप एक ऐसा सोर्स रखे हुए हैं जो 1 सेकंड के बाद एक अल्फा भेज रहा है, तो 1 सेकंड के बाद एक अल्फा पार्टिकल आया या एक अल्फा रे आई, उसने आयनाइजेशन कॉज की, वो आयनाइजेशन डिटेक्ट हुई, पता चला कि एक अल्फा पार्टिकल या एक रेडिएशन आई थी। अगले 1 सेकंड के बाद एक और अल्फा पार्टिकल आया, ये अल्फा पार्टिकल इस रेडियो एक्टिव सोर्स के डिके की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि यकीनन 1 सेकंड के बाद इस रेडियो एक्टिव सोर्स में एक न्यूक्लियस और डिके किया होगा। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन एमिट करवाने के लिए, वो किस हिसाब से डिके कर रहा है, तो आप उसका डिके भी काउंट कर सकते हैं। रेडिएशन तो काउंट कर ही रहे हैं, साथ आप उसका डिके भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपने बहुत बेसिक सा, आसान सा, सादा सा वर्किंग मैकेनिज्म समझा, लेकिन जब आप थोड़ी सी डीपर डिटेल में इसके अंदर जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आप सोच रहे हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। चलिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ कैसे हैं, और समझने के साथ साथ हम इसे लिखने की भी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब मैं आपके सामने यहाँ पर इसे ज़रा दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ और समझाता हूँ कि व्हाट हैपन्स इनसाइड दिस ट्यूब व्हेन अ रेडिएशन एंटर्स दिस ट्यूब। जब कोई भी रेडिएशन इस ट्यूब में एंटर होती है तो उसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता। तो ये आपकी कैथोड थी, कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज है। और डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इसमें ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द एटम्स ऑफ नियॉन। ऑलराइट, अब आपने जब इसमें एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल भेजा डिटेक्ट होने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल जाएगा और जाकर इस एक नियॉन के एटम को टकराएगा। तो जिस तरह से मैंने भी बताया कि ये नियॉन के एटम को पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट कर देगा और साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स, वो तो अपने रिस्पेक्टिव कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या बस मामला ख़त्म हो गया? नहीं, असल में कहानी तो अब शुरू हुई है। सपोज करें कि अभी सिर्फ ये पहला आयन ही इस हीलियम ने क्रिएट किया, ये पहला आयन इस अल्फा की वजह से प्रोड्यूस हुआ। उस पहले आयन के साथ ये स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है और ये ट्रेवल करना शुरू होगा अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, यानी कि एनोड पे। डियर स्टूडेंट्स, दिस एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनोड की तरफ आ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होगा क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है एनोड से। और डियर स्टूडेंट्स, इस सफ़र के दौरान
ये इलेक्ट्रॉन क्या किसी दूसरे नियॉन के एटम से कलाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे नियॉन्स के एटम्स को कलाइड करता हुआ उन्हें भी आयनाइज करता रहेगा। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा खोल कर वसी अंदाज में आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। सपोज कीजिए कि ये नियॉन का एक एटम था, इस नियॉन के एटम को एक अल्फा आकर टकराया, वो अल्फा तो टकरा कर गुजर गया, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये स्टूडेंट्स निकल आया। सो सपोज कीजिए वो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस आयनाइजेशन के नतीजे में पैदा हुआ। स्टूडेंट्स, अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ नीचे आते हुए फर्दर एटम्स के साथ भी टकराएगा। तो मिसाल के तौर पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक और नियॉन के एटम से टकराता है। सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विल दिस एटम ऑफ नियॉन, तो ये इस नियॉन के एटम को भी आयनाइज कर देगा। तो इस नियॉन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा और ख़ुद भी बाहर आ जाएगा। तो ये देखें, अब दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये स्टूडेंट्स, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बस बात ख़त्म हो गई? नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनोड की तरफ तो अट्रैक्ट हो गई। अब अपनी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हैं तो ये इसी जीएम काउंटर में, तो इसी जीएम काउंटर में मज़ीद नियॉन के एटम्स के साथ टकरा सकते हैं और टकराएंगे भी। तो जब ये मज़ीद नियॉन के एटम्स के साथ टकराएंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये उन्हें भी आयनाइज कर देंगे। तो जब उन्हें आयनाइज करेंगे तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर और दूसरा आयनाइज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जाके इस नियॉन के एटम को टकराया, खुद भी टकरा कर बाहर आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन भी किक आउट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब मज़ीद नियॉन के आयंस प्रोड्यूस हुए और साथ मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मज़ीद और इलेक्ट्रॉन्स इस सारे के सारे सफ़र में प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। तो हुआ क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन एक पहले एटम की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ, एक से फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, दो से फिर डियर स्टूडेंट्स मज़ीद एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स हुए। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक कास्केड की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। कास्केड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आबशार की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, यानी कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ था। वो हीलियम या अल्फा का पार्टिकल जब आगे जाएगा, अगले नियॉन को आयनाइज करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स उससे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, वो आगे फर्दर आयनाइजेशन कॉज करता जाएगा। तो इस तरह से जितने ये अल्फा का पार्टिकल जितने नियॉन के एटम्स को आयनाइज करेगा, उतने नियॉन के एटम्स मजीद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये एक कास्केड प्रोड्यूस हो गया, यानी कि एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पैदा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। वो जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पैदा हुआ होगा वो सारे का सारा टुवर्ड्स एनोड रश करेगा डियर स्टूडेंट्स। एनोड पर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जब वो एनोड पर रश करेगा तो एनोड पर कैप्चर हो जाएगा। जब एनोड पर कैप्चर होगा डियर स्टूडेंट्स तो एनोड एक सिंगल रेडिएशन, सिंगल पल्स की फॉर्म में से काउंट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात काबिल गौर थी, आपने देखी एक अल्फा पार्टिकल आया, उसने आयनाइजेशन की, जो आयनाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे वो तो थे ही, उन पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने फर्दर कितने एटम्स को आयनाइज किया और एक बीम, एक कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गया, एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गया। जब वो सारे का सारा पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे कैप्चर होगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो एक सिंगल पल्स, एक सिंगल रेडिएशन के तौर पे काउंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से रेडिएशंस ये जीएम काउंटर डिटेक्ट किया करता। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। सफ़र थोड़ा सा लंबा है, मैं आने वाले एक दो लेक्चर्स में मज़ीद इसकी वर्किंग पे ही बात करूँगा। अभी तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझाने की कोशिश की है। आने वाले अगले लेक्चर्स में हम इसकी वर्किंग को लिखने की भी कोशिश करेंगे और साथ इसकी लिमिटेशंस पर भी बात करेंगे। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात करूँगा आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।